तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था सॉल्यूशन और उसके टाइप्स। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसे आपने हेनरीज लॉ के नाम से जाना था। आज का लेक्चर हमारा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसे राउल्ट्स लॉ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड लेक्चर ये हमारा। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, किसी एक लिक्विड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डाल करके उसमें डिजॉल्व करने की काबिलियत देखना है आज हमें। लेकिन इस किसी भी एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में डाल करके डिजॉल्व करने से पहले, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी देखने से पहले, हम लोगों को एक नया टर्म समझना होगा जिससे मैं बोलने वाला हूँ वेपर प्रेशर। तो पहले वेपर प्रेशर देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक आज के लेक्चर का हमारा होगा वेपर प्रेशर। हेडिंग डालिए सभी लोग, वेपर प्रेशर। मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा, मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इसको नीचे से मैं गर्म कर रहा हूँ। मैंने इसे स्टोव लगा करके गर्म कर दिया। ठीक, तो जब ये गर्म होगा तो इसका जो लिक्विड का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो गैस बन करके बाहर जाएगा कुछ इस तरीके से। जब कभी कोई भी लिक्विड स्टेट किसी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है हीट देने के बाद, तो उस गैसियस स्टेट को हम वेपर बोलते हैं। वेपर और गैस में ज़रा सा अंतर है। क्या अंतर है? गैस नॉर्मली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वेपर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए उसे लिक्विड को हीट करना पड़ता है। यानी किसी भी लिक्विड स्टेट को हीट करके ज़बरदस्ती गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना वेपर कहलाता है। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये लिक्विड था, इस लिक्विड के को गर्म किया, तो गर्म करने के बाद इसका जो लिक्विड का सबसे ऊपर वाला सरफेस था वो इवेपरेट होकर के गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, आप इसी को वेपर बोलते हो। ये आपका वेपर है। अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसे वाटर वेपर बोलेंगे, अगर एल्कोहल का मॉलिक्यूल है तो इसे एल्कोहल वेपर बोलेंगे। डिपेंड करता है कि ये है किसका। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं वाटर लेके चलता हूँ। अच्छा, गैस की एक ख़ास बात है, गैस अपने जिस कंटेनर के अंदर रहती है उस कंटेनर के हर एक वॉल पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पे अगर ये गैस बन गया तो इस गैस के, ये जो गैस है, ये गैस हर एक जगह अपना एक इक्वल, क्या हुआ बेटा, एक इक्वल प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, एक्सर्ट कर रहा होगा। वो जो प्रेशर है वो इस लिक्विड के ऊपर वाले कंटेनर, यानी जिससे ये ढका हुआ है उसके ऊपर भी लगेगा, अगल बगल वाले जो वॉल हैं कंटेनर का उस पर भी लग रहा होगा, और साथ ही साथ जिस लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट हुआ उस लिक्विड के सरफेस पर भी लग रहा होगा। क्या सेम प्रेशर चारों तरफ काम करेगा ना? तो अगर ये सेम प्रेशर चारों तरफ काम कर रहा है, इसी प्रेशर को आप वेपर प्रेशर के नाम से जानते हो। कभी ऐसा देखा है कि जैसे कि आप पानी गर्म कर रहे हो, उसके ऊपर पतीला रख दिया है, मतलब पतीले के ऊपर प्लेट रख दिया है, और कुछ देर के बाद प्लेट अपने आप उठ जाती है और गैस बाहर निकल जाता है। किस वजह से? वेपर की वजह से। या कुकर में सीटी लगने वाला जो प्रोसेस है वो क्या है? वेपर की वजह से तो हो रहा है। पानी इवेपरेट होकर वेपर बनता है। वेपर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो कुकर के सीटी को ऊपर उठा देता है, जिससे वॉल खुल जाता है और हवा बाहर निकल जाती है, यानी कि वेपर वो बाहर निकल जाता है। और आप बोलते हैं कि कुकर ने सीटी मार दी, और इस तरीके से काउंट भी करते हो कुकर ने कितनी सीटी मारी, और फिर उसी हिसाब से आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी जो दाल है वो पक गई है, या जो भी सब्जी है या जो भी चावल उसमें आप पका रहे हैं वो सीटी के हिसाब से काउंट कर लेते हो कि इतनी सीटी लगी, ये पक गई। चावल 4 सीटी में पक गई, दाल 6 सीटी में पक गई, सब्जी है तो 5 सीटी लग गई, पक गई। ये जो सीटी है, ये सीटी मारने वाला प्रोसेस क्या है? वो वेपर प्रेशर की वजह से ही हो रहा है।
तो जल्दी से मुझे फिर से बता दीजिए कि वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या है। किसी भी लिक्विड का वेपर जब किसी भी सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को आप वेपर प्रेशर बोलते हो। यस और नो? तो हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर और लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, जैसे ये फिर से एक बार देखें, ये जो वेपर बना हुआ है यहाँ पे ढेर सारा वेपर बना हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ऐसे कर दिया। और अब ये जो वेपर बना है, ढेर सारे वेपर इसके अंदर है, तो वो भैया चारों तरफ सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगा रहा है वही प्रेशर तो नीचे की तरफ भी लगेगा, वही लेफ्ट साइड लगेगा तो वही राइट साइड लगेगा, सारी तरफ एक ही प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो वेपर है, ये वेपर अपने ही लिक्विड जिससे ये बना है उसी के ऊपर उतना ही प्रेशर लगाता है जितना कि ये ऊपर वाले कंटेनर के ऊपर लगा दिया, ऊपर वाले प्लेट के ऊपर लगा रहा है। तो क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही हुआ। क्यों? ये लॉ जो है उसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग किसी भी कंटेनर के अंदर अगर आपने गैस भरा है तो वो गैस इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है उस पूरे वॉल पे, ठीक है ना। इसीलिए जब आप बलून फुलाते हो तो बलून चारों तरफ ऐसे फूलता है। वो अलग बात है, आप सोचते कुछ और भी बलून्स होते हैं जो ऐसे सीधे सीधे जाते हैं, तो उनका शेप ही डिसाइड किया गया होता है, इसी हिसाब से बनाया ही गया होता है। तो लेकिन प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहे हैं बराबर ही तरीके से। अगर उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बलून बनाया है जिसमें कोई स्पेशल शेप नहीं दिया है, तो जब आप उस बलून को फुलाएंगे तो बलून स्फेरिकल होता चला जाएगा, जब तक कि कोई स्पेशल शेप उसे बाहर से मशीन द्वारा ना दिया गया। एनीवे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वेपर प्रेशर क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं किसी भी लिक्विड का वेपर उसी लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन इट्स सरफेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन इट्स सरफेस नोन एज वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन इट्स सरफेस और वॉल ऑफ कंटेनर, या तो इसी सरफेस पे लिक्विड के सरफेस पे या वॉल ऑफ कंटेनर ऑन इट्स सरफेस और वॉल ऑफ कंटेनर कॉल्ड वेपर प्रेशर। फिर से सुनना, जब ये मान लो ये वाटर है लिक्विड, मैं वैसे मान लेता हूँ ये क्या है H2O जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, ये वेपर है। कौन सा वेपर होता है? वाटर वेपर। तो जैसे जैसे ध्यान से देखा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या वाटर का वेपर ज़्यादा कलेक्ट होता जाएगा। वाटर का वेपर कलेक्ट होता गया, कलेक्ट होता गया, कलेक्ट होता गया, वही वाटर का वेपर बढ़ते बढ़ते उसका प्रेशर, जितना ज़्यादा वाटर वेपर बनेगा क्या उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने की वजह से प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बाहर का अपना भी तो एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा ना। तो अगर वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे वो लिक्विड उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, और आप बोलते हैं कि ये टेम्परेचर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब आप इसको गर्म करते हैं, वाटर के 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, उस केस में उसका वाटर वेपर जो बना है उसका अपना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर बॉयल करने लगता है और आप कहते हैं ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? गुड। ये क्या हुआ बेटा? वेपर प्रेशर। तो अब इस वाले लिक्विड में यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में हम बेसिकली वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर वेपर प्रेशर किस तरीके से बढ़ सकता है, किस तरीके से घट सकता है, कौन कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो वाटर वेपर को या वेपर प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे हेनरीज लॉ पढ़ा चुका हूँ जिसमें गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कराया था। अब मैं राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जिसमें दो लिक्विड को आपस में डिजॉल्व कराएंगे। हेडिंग डालेंगे राउल्ट्स लॉ। ये एक लिक्विड है जिसे आप बोलते हो ए। क्या बोल रहे हो बेटा इसे? ए। ए क्या होता है? सॉल्वेंट या सॉल्यूट।
ए होता है सॉल्वेंट। एक और लिक्विड है जिसे मैं बोल रहा हूँ बी, ये है बी जिसे आप बोल रहे हो सॉल्यूट। एक ए है जिसे आप सॉल्वेंट बोल रहे हो, एक बी है जिसे आप सॉलिड बोल रहे हो। ए को मैंने ढक दिया और मैंने बी को भी ढक दिया। ये इसका वेपर है, ये इसका वेपर है। दोनों वेपर को मैंने अलग अलग बनाया है। इस वेपर को ऐसे सर्कल से बनाया है, इसको डॉट से बनाया। अब मुझे बताया, ज़रा ध्यान से सुनना और बताना, इसमें प्योर ए है ना, बी तो है ही नहीं, तो इसे बोलते हो प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? प्योर सॉल्यूट। इसका यहाँ पे जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को भी अपना आप एक नाम दोगे। क्या प्रेशर? ये प्योर ए का प्रेशर है, तो आप कहेंगे दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर ए का मतलब प्योर सॉल्वेंट, तो आप कहेंगे पी ए। ए का मतलब होता है सॉल्वेंट, पी का मतलब होता है प्रेशर। क्योंकि आप प्योर बता रहे हो इसलिए आप नॉट लगा दोगे। तो पी ए नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो प्रेशर दे रहा हूँ वो प्रेशर कौन सा होगा? पी बी नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। बी का मतलब होगा सॉलिड, पी का मतलब होता है प्रेशर, वेपर प्रेशर, और नॉट वर्ड का मतलब हुआ प्योर। अब इन दोनों को आपस में मिला करके इसको ऐसे समझते हैं, मेरे पास एक ग्लास में अल्कोहल है और एक ग्लास में वाटर, अलग अलग ग्लास में दोनों को एक तीसरे ग्लास में मिला दिया। जब मैं तीसरा ग्लास बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये बनता है सॉल्यूशन। ये क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। इसमें ए भी होता है और बी भी होता है। जब मैं इसको ऐसे ढक दूंगा तो चूँकि दोनों वोलाटाइल हैं तो इसका भी भाई ए का भी अपना एक वेपर बनेगा और बी का भी अपना एक वेपर बनेगा। कुछ ऐसे बन रहा है। तो ये जो सर्कल बन रहा है वो किसका है? ए का वेपर है, और ये जो डॉट बन रहा है वो किसका है? बी का वेपर है। इस हिसाब से ए का अपना प्रेशर होगा और बी का अपना प्रेशर होगा। क्या इस बार प्योर ए का प्रेशर पी ए नॉट होगा क्या? नहीं, इस बार जो प्रेशर ए का होगा, ए की वजह से जो प्रेशर होगा क्या होगा? उसे पी ए बोलेंगे। बी की वजह से जो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे? पी बी बोलेंगे। टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या है? पी ए प्लस पी बी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो पी टोटल है वो हो गया पी ए प्लस पी बी। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? गुड। ध्यान से सुनना, इस केस में राउल्ट्स ने क्या बताया? राउल्ट्स का ये कहना है, उनका कहना है कि जब हम दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं और दोनों लिक्विड वोलाटाइल, एक वर्ड है वोलाटाइल, इसका क्या मतलब हुआ? वर्ड वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लिक्विड इवेपोरेट हो सके। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल को अगर आप हाथ पे रखोगे, पेट्रोल थोड़ी देर के बाद मस्त हवा में बदल जाएगा, उड़ जाएगा, तो कहोगे पेट्रोल एक वोलाटाइल कंपाउंड है। जो चीज़ इवेपोरेट ना हो सके उसे क्या बोलोगे? वो नॉन वोलाटाइल है। और जो इवेपोरेट हो सके उसे क्या बोलोगे? वोलाटाइल है। तो अब यहाँ पे दो वोलाटाइल लिक्विड को आपस में डाला और डाल करके एक सॉल्यूशन तैयार किया। तो अगर लिक्विड ए जिसे आप सॉल्वेंट बोल रहे हैं उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी ए नॉट है, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर पी बी नॉट है, और जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया गया तो सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर पी ए है और बी का प्रेशर पी बी है। इससे पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर बन गया पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये तो मैंने एक कंडीशन तैयार किया। राउल्ट्स इस कंडीशन पे क्या बोलना चाह रहे हैं? राउल्ट्स के अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ उन्होंने कहा कि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर पीए की वैल्यू निकालना चाहें तो बताओ, ये जो प्रेशर है पीए, ये इस बात पे डिपेंड करेगा किसके कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टहल रहे हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम प्रेशर होगा। मॉलिक्यूल को मोल के टर्म में और यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर से बताना, पी ए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या हम लोगों ने हेनरी में यही किया था? पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो राउल्ट्स और हेनरी अलग कैसे हुआ? हेनरी सिर्फ तभी अप्लीकेबल होगा जब किसी गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, और राउल्ट्स तब अप्लीकेबल होगा जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे। अब दोनों की एक और अंतर है, दोनों की कांस्टेंट वैल्यू की।
पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए है, और जब आप पी ए की इक्वल का साइन लगाते हो तो इस केस में इस पी ए के ए का जो प्योर प्रेशर है उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाती है पी ए नॉट इन टू एक्स ए। सिमिलरली अगर मैं यही काम सॉल्यूट के लिए करूं बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ, पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और आप कहेंगे कि पी बी दिस इज इक्वल्स टू, बताओ, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? इस केस में अगर मैं पी टोटल की वैल्यू निकालूं तो पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, प्लस पी बी की वैल्यू क्या है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब जल्दी से मुझे बता दो, फटाक से बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन आपने कहा एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। अब इस हिसाब से अगर मैं एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी लिख दूँ तो क्या गलत होगा, नहीं। तो मैंने यहाँ पे पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी लिख दिया ऐसे, और साथ ही साथ क्या लिख दिया, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्या मैंने गलत किया या सही है, सही है, वेरी गुड। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इस तरफ ले आता हूँ और पी टोटल की वैल्यू निकालता हूँ, अब बताओ अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर आएगा पी ए नॉट माई इंटू 1 माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस क्या होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। बताओ बेटा फटाक से बता दो, मैंने क्या कर दिया, पी ए नॉट तो मैंने यहीं रहने दिया, प्लस एक्स बी इन दोनों में कॉमन कर लेता हूँ। अगर मैंने इन दोनों में एक्स बी कॉमन कर लिया तो बचा क्या, पी बी नॉट इधर बच गया माइनस पी ए नॉट इधर बच गया। क्या यहाँ क्लियर हो गया? ये हो गया आपका पी टोटल का फाइनल फार्मूला। तो बताओ पी टोटल का फाइनल फार्मूला आप लोगों को मिल गया, ये है राउल्ट्स लॉ में पी टोटल का फाइनल फार्मूला। इसमें सारी कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं, सारे टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पी ए की वैल्यू है, पी ए नॉट सबसे पहले लिख देता हूँ। पी ए नॉट क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, पी बी नॉट की वैल्यू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेरी गुड। अच्छा, पी ए की वैल्यू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए। पी बी की वैल्यू बताओ बेटा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वेरी गुड। बचा क्या, पी टोटल। पी टोटल का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और क्या यूज हुआ है, एक्स ए। एक्स बी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज। एक्स है ना, तो एक्स क्या होता है, लिक्विड फेज। और अगर एक्स से लिखा जाए तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक्स इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। चलो, ये रहा आपका राउल्ट्स लॉ, जिसको मैंने प्रॉपर अच्छे से समझाने की कोशिश की। एक बार फिर से देख लें बेटा, फाइनली फिर से एक बार। मेरे पास एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का अपना एक वेपर प्रेशर होगा जिसे पी बी नॉट बोलते हैं, सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर होगा जिसे पी ए नॉट बोलते हैं। दोनों को आपस में मिला दिया, बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी ए है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर पी बी है, जिससे पूरे सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर बनता है, वेपर प्रेशर बनता है, वो पी ए प्लस पी बी बन जाता है।
अब राउल्स ने कहा कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा उस सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि PA की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि XA की वैल्यू कितनी है, तो PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर PA नॉट यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, जबकि हेनरी में KH की वैल्यू यहाँ पे यूज होती थी। फिर PB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे PB नॉट यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा। फाइनली P टोटल की वैल्यू मैंने यूज की जिसमें PA प्लस PB था, तो PA और PB की वैल्यू डाल करके एक फाइनल हमने सॉल्यूशन बनाया P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट प्लस XB PB नॉट माइनस PA नॉट। ये फाइनल आपका सॉल्यूशन राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हमें मिल गया। ठीक है, एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर जाकर इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला टास्क ग्राफ बनाने का है। आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है, PA दिस इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, बन जाएगा। Y एक्सिस पे मैं देखो इसे y इक्वल्स टू mx हो जाएगा, तो x एक्सिस पे मैंने लिख दिया XA, y एक्सिस पे लिख दिया PA। तो बताओ ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा बेटा? ओरिजिन से, यहाँ से। इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, तो मैंने इसे ऊपर की तरफ भेज दिया। ये जो लाइन है ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA को। सेम ऐसे एक और ग्राफ है PB दिस इज इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XB। अब मैंने फिर से ग्राफ बनाया ऐसे, इस टाइम पे मैंने PB लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया? XB। बताओ फिर से एक ग्राफ बनेगा ना? कैसे? सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट। मैंने यहाँ पे ग्राफ ऐसे लगा दिया, ये हो गया आपका। अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा? क्या होगा बेटा? PA नॉट। इसका स्लोप क्या होगा? PB नॉट। यही तो होगा स्लोप इसका। डन। क्या हो अगर मैं दोनों ग्राफ को एक साथ बनाऊं? ऐसा भी तो चांस हो सकता है। मैंने क्या किया, एक फाइनल ग्राफ बनाने के लिए इन दोनों ग्राफ को एक साथ मिक्स कर दिया। इसके लिए मुझे ये हटाना होगा। देखो कैसे, मैंने एक सिंगल ग्राफ बनाया। देखो ऐसे, इसमें ये वाला जो पॉइंट है इस टाइम पे मैंने XA इक्वल्स टू 1 रखा और XB की वैल्यू क्या रखा? 0। तो क्या ये प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ या ना? हाँ ना? और इधर क्या हो गया? XA की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ XA की वैल्यू कम करता जा रहा हूँ और XB को वैल्यू बढ़ा करके क्या कर दिया? 1। क्या ये प्योर सॉल्वेंट है बेटा? हाँ या ना? ये क्या है? प्योर सॉल्यूट। वेरी गुड। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ प्योर सॉल्यूट। जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर क्या था? जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर क्या था? PA नॉट। और जब प्योर सॉल्यूट था तो उसका वेपर प्रेशर क्या था? PB नॉट। तो मैंने कहा कि प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर है PA नॉट, और जब प्योर सॉल्यूट था तो उसका वेपर प्रेशर था PB नॉट। मैंने कुछ ऐसे बना दिया। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं XA की वैल्यू कम करता जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ XB की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। XA कम होते होते 0 पे आ गया, XB बढ़ते बढ़ते 1 पे आ गया। जब बेटा XA की वैल्यू 0 था
उस टाइम पे प्रेशर भी क्या रहा होगा, पी ए की वैल्यू, जब एक्स ए की वैल्यू 0 था तो पी ए की वैल्यू भी क्या रहा होगा 0, और जब एक्स ए की वैल्यू 1 था तो पी ए की वैल्यू क्या रहा होगा पी ए नॉट। जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए की वैल्यू पी ए नॉट है, और जैसे एक्स ए की वैल्यू 0 होगा पी ए की वैल्यू कम होते 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 कहाँ आ जाएगा 0। जिस टाइम पे एक्स बी की वैल्यू 0 है उस टाइम पे पी वी की वैल्यू भी क्या रही होगी 0, और इसे बढ़ते 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 बढ़े एक्स बी की वैल्यू 1 कर दिया तो पी बी की वैल्यू भी बढ़ते 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 कहाँ चली गई पी बी नॉट तक पहुँच गई। तो एक ग्राफ मैंने ये बनाया, एक ग्राफ मैंने ये बनाया। बताओ ये वाली जो लाइन है ये कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कौन सी इक्वेशन को बेटा, पी बी दिस इज इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी ए दिस इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब अगर इन दोनों प्रेशर को आपस में ऐड कर दूंगा तो कौन सा प्रेशर मिलेगा, टोटल प्रेशर, और इन दोनों प्रेशर को आपस में ऐड करने से मिलता है हमें टोटल प्रेशर। पी टी की जो वैल्यू है पी ए प्लस पी बी की इक्वल हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? एक और बात ज़रा ध्यान देना, क्या आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है क्या पी बी को झुका के क्यों रखें? तो ये हल्का सा ग्राफ झुका हुआ नज़र आ रहा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखें, ये पॉइंट पी ए नॉट जो है वो बताता है कि पी बी नॉट से ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ ए क्या है सॉल्वेंट और बी क्या है सॉलिड, दैट मीन्स सॉल्वेंट इज मोर वोलाटाइल एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ये ग्राफ बताता है सॉल्वेंट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्यूट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो। अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, मैंने एक और ग्राफ बना दिया कुछ ऐसे, इसमें एक्स ए की वैल्यू क्या रखा 1, और यहाँ पे कम होते होते एक्स ए हो गया 0, एक्स बी की वैल्यू मैंने रखा 0, और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कर दिया 1। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ एक्स ए डिक्रीज कर रहा है और एक्स बी इंक्रीज कर रहा है। ये रहा पी ए नॉट और ये रहा पी बी नॉट। इस बार जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे आएगा, क्या ऐसा होगा? अब बताओ ये क्या है, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बताओ, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये लाइन है पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ओके, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कौन ज़्यादा है? आप कहेंगे पी बी नॉट इज ग्रेटर दैन पी ए नॉट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सॉल्यूट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्वेंट। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं अब क्या होगा, अगर दोनों को बराबर कर दूं तो दोनों की वोलेटिलिटी बराबर हो जाएगी। इसे अपनी कॉपी में पहले नोट करेंगे, उसके बाद आगे। इसके बाद वाला ग्राफ आप खुद बनाएंगे जिसमें पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू बराबर होगी, उसमें ये सीधी लाइन जाएगी एकदम स्ट्रेट। बनाइए। लेकिन सम केसेस ऑफ राउल्स लॉ, तो इसमें सबसे पहले केस नंबर 1, राउल्स लॉ केस नंबर 1 में 2 लिक्विड है और 2 के दोनों वोलाटाइल है। उस केस में राउल्स का ये जो रूल है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है ना। पहला केस तो यही है, इफ़ बोथ
लिक्विड आर वोलाटाइल, तो उस केस में आपने कहा कि सर पी ए दिस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी दिस इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स ए सॉरी एक्स बी, और पी टोटल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, या पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। क्या यही है? अब ये 3 केसेस तब बनेंगे जब दोनों लिक्विड क्या हो, वोलाटाइल हो। लेकिन मान लो अगर मैं इसमें केस नंबर 2 लिखता हूँ, अगर इसमें से एक लिक्विड इतना ज़्यादा वोलाटाइल हो जाए, इतना ज़्यादा वोलाटाइल हो जाए कि वो गैस की तरह काम करने लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 है if one liquid is much volatile such as it exists in the form of gas, if one liquid is much volatile such as it exists in the form of gas, then it is known as Raoult's law as a special case of Henry's law. Then it is known as Raoult's law as a special case of Henry's law. तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि पी ए दिस इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पी ए दिस इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स ए। ऐसा होगा। हेनरी लॉ इसे क्या बोलेगा, पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स ए, जबकि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। बताओ ये दोनों लॉ एक साथ काम कैसे कर पाएंगे, जब पी ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, के एच के। इट इज अप्लीकेबल ओनली इफ पी ए नॉट दिस इज इक्वल्स टू के एच। केस नंबर 3, अगर इन दोनों में से एक लिक्विड गैस होने के बजाय इतना कम वोलाटाइल हो कि वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करे। अब ऐसा भी तो हो सकता है। केस नंबर 3, if one liquid is less volatile such as if one liquid is less volatile such as it exists in the form of solid, less volatile such as it exists in the form of solid, उस केस में बताओ, उस केस में आप कहेंगे कि भैया मान लो जो आपका सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है वो है बी, सॉलिड जो है वो सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या होगा, पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रेशर बनेगा नहीं। उस केस में जो पी टोटल की वैल्यू होगी, क्या वो पी ए की इक्वल या पी ए नॉट इंटू एक्स ए की इक्वल होगा, यस और नो? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होगा, एक ही ऐसा कंपोनेंट होगा जो इवेपरेट होगा और उसी की वजह से टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्रिएट होगा। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गुड, वेरी गुड। अब केस नंबर 4,
मैं कहूँ अगर दो के दोनों लिक्विड, देखो मैं फिर से एक बार देखना, दो लिक्विड है, दोनों नॉर्मल वोलेटाइल है, तो राउल्स लॉ प्रॉपर काम कर रहा है। अगर उनमें से एक लिक्विड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए कि गैस की तरह काम करने लगे तो क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ। दोनों लिक्विड में से एक लिक्विड सॉलिड बन जाए तो ये काम करेगा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दो के दोनों लिक्विड दोनों किसकी तरह काम करें, गैस की तरह काम करें। ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि दोनों सॉलिड की तरह काम करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। दो लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल ही नहीं है, तो फिर किस बात की सॉलिबिलिटी है और किस बात क्या हम पढ़ रहे हैं, वेपर तो बनेगा ही नहीं ना। तो एटलीस्ट एक तो लिक्विड या वेपर बनना चाहिए। तो इसलिए हमने 3 केस बना लिया। और चौथा केस सबसे आखिरी केस है, क्या हो अगर दो के दोनों लिक्विड इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएं कि गैस की तरह काम करने लगे। तो केस नंबर 4, इफ बोथ लिक्विड इज मच volatile such as, if both liquids are much volatile such as they are exist in the form of gas. For this case we must use Dalton's law of partial pressure. उस केस में क्या यूज करेंगे, डाल्टन्स लॉ। क्यों, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसके लिए होता है, गैस के लिए। लिक्विड ए भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, लिक्विड बी भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, उस केस में हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आप सोच रहे हो आखिर ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या, तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी होगी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, गैस इन गैस। इट इज एप्लीकेबल फॉर गैस इन गैस। और आपने अभी कहा कि जब दो के दोनों लिक्विड इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएं कि गैस की तरह काम करने, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक। डाल्टन्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके पास एक बलून है जिसमें आपने ढेर सारे गैस भर दिए। मैं 2 गैस की बात कर रहा हूँ, आपने इसमें ए भरा है और बी भरा है, तो बहुत सारे ए होंगे, बहुत सारे ए होंगे, और इसी तरीके से बहुत सारे बी होंगे। तो ए का अपना प्रेशर होगा और बी का अपना प्रेशर होगा इस बलून के ऊपर। तो बेटा जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। जो बी का प्रेशर हो रहा है उसे पी बी बोल रहे हो, जो ए का प्रेशर हो रहा है उसे क्या बोल रहे हो, पी ए बोल रहे हो। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग भी पी टोटल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए पी ए प्लस पी बी, यानी कि ए का अपना पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का अपना पार्शियल प्रेशर, दोनों मिला करके टोटल प्रेशर बनेगा। पीटी क्या है बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ गैस। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन ने कहा कि अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि भैया पी ए की वैल्यू कितनी है, तो पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बशर्ते हम एक्स यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक्स हर बार यूज तभी किए हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में था। यहाँ पे क्या लिक्विड यूज हो रहा है, नहीं, क्या यूज हो रहा है, गैस। तो मैं इस एक्स ए की जगह क्या लिख दूंगा, वाई ए। क्लियर है ना। तो पी ए का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो पी ए इक्वल्स टू, इस बार हमने पी टोटल यहाँ पे कांस्टेंट के टर्म में यूज किया है। सिमिलरली पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और पी बी दिस इज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई बी, सॉरी यहाँ पे है और ये हो गया वाई बी। ये रहा आपका डाल्टन्स
लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक बार क्या तीनों लॉ को एक साथ मिक्स कर लूँ क्या? चेक कर लेते हैं। 3 लॉ अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले कौन सा लॉ था? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कब काम करता था बताओ बेटा? गैस इन लिक्विड के लिए काम करता था, गैस इन लिक्विड के लिए। दूसरी बात, उसका फॉर्मूला था P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। यही था, कोई दिक्कत नहीं, गुड। दूसरा लॉ कौन सा था? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके लिए था? लिक्विड इन लिक्विड के लिए था। और दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए? वोलाटाइल। अच्छा, उसके लिए P की जो वैल्यू थी वो क्या थी? P नॉट इंटू एक्स। PA लिखा होता था तो PA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए। यहाँ पर अगर मैं A लिख दूंगा तो यहाँ पे मुझे A लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए था? राउल्ट्स लॉ, लिक्विड इन लिक्विड के लिए। कांस्टेंट यहाँ पे क्या यूज हुआ? PA नॉट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या यूज हुआ? KH। और तीसरा लॉ अभी हमने कौन सा पढ़ा है? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ किसके लिए काम कर रहा है बेटा? गैस इन गैस के लिए, ओके। अब यहाँ पे बताओ क्या करूँगा? PA दिस इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू YA। इन सब जगहों पर जब x की बात किया जाएगा तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज की बात किया जाएगा, और y की बात किया जाएगा तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात किया जाएगा। तो वो x इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, x इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और y क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज या गैस फेज, जो भी आप लिखना चाहें। तो एक बार सारे लॉज मैंने कंपेयर कर दिया है और सबको एक बार डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें राउल्ट्स लॉ भी है, हेनरी लॉ भी है, डाल्टन्स लॉ भी है। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है आप एक बार वो चेक कर लीजिए। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार पूछ लेना कि कौन सा लॉ कब अप्लीकेबल होगा। क्या सब क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट करें अपनी अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूं, एक बार मुझे फाइनल फिर से बता दीजिए, हेनरी लॉ कब काम करेगा? जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कराते हैं उस टाइम पे हेनरी लॉ काम करता है। जब दो लिक्विड को एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व कराते हैं और दोनों लिक्विड वोलाटाइल होता है उस टाइम पर राउल्ट्स लॉ काम करता है। लेकिन जब दो गैसेस को आपस में डिजॉल्व कराते हैं या दो लिक्विड ऐसे हों दोनों मोर वोलाटाइल हों कि वो एक गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हों, उस केस में हमेशा हम डाल्टन्स लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक और बात जो अक्सर आपको परेशान करेगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। तो जब भी बेटा कभी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आए ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मान लो हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन बहुत अब इसमें देखना, ध्यान से सुनते रहना, अगर मान लो एन बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है और एक्स बी की वैल्यू है पहले से, ध्यान देना, अगर कभी भी एन बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है और एक्स बी की वैल्यू आपके पास है, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाने के बजाय आप ये मान के चलो कि सॉल्यूशन बहुत ही लेस या बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला बन जाता है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। क्लियर हो गया? तो आप अगर एन बी की वैल्यू पता करना है और एक्स बी की वैल्यू दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको एन बी की और एन ए दोनों की वैल्यू दी हुई है और एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला आप एक्स बी के लिए तब अप्लाई करोगे जब एन ए गिवन है, एन ए एंड एन बी गिवन है। लेकिन अगर आप एक्स बी इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए लगा रहे हो तो ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब एन बी कैलकुलेट करना है।
ठीक है, जब NB की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगाओगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर आपने ये लगा दिया फॉर्मूला तो काम खत्म हो जाएगा, रोते रहोगे बैठ के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एनीवे, अभी हम 2 सवाल करेंगे। ठीक, सबसे पहला सवाल नोट करें। एट 298 केल्विन, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, the vapor pressure of pure benzene at 298 Kelvin, vapor pressure of pure benzene is 0.256 bar. At 298 Kelvin, the vapor pressure of pure benzene is 0.256 bar, and the vapor pressure of pure toluene is 0.0925 bar. 0.0925 bar. ठीक, if the mole fraction of benzene in the solution, if the mole fraction of benzene in the solution is 0.40, अब ये स्टेटमेंट था। अब इस पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। Second, calculate the composition of vapor pressure in term of mole fraction. Calculate the composition in vapor. Calculate the composition in vapor in term of mole fraction. यानी कि आपको YA और YB की वैल्यू कैलकुलेट करना है सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में P टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। 2 सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन में P टोटल कैलकुलेट करना, सेकेंड वाला दोबारा बोल दूँ, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर इन मोल फ्रैक्शन, यानी कि YA और YB की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है, क्योंकि वेपर में मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, YA YB, और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड होता तो क्या होता, X से XB। तो हमारे पास ये जो सवाल है इसमें 2 चीज़ें पूछ रही है। एक तो सबसे पहले P टोटल, जो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे P टोटल के लिए, ये रहा, और दूसरे क्या पूछ रहा है, YA और YB की वैल्यू। चलो शुरू हो जाओ, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। इसके लिए क्या दिया है, P नॉट की वैल्यू दिया है ना, कितना है बेटा, 0.256। गुड। इसके मोल फ्रैक्शन दिया है क्या, कितना, 0.40। गुड। और टॉलुइन का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा, हाँ बोलो बेटा, C7। अच्छा मैं यहाँ पे बना देता हूँ टॉलुइन का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से, है ना। तो C7H बताओ कितने हो गए, 8H8। तो C7H8 इसका क्या दिया है, P नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 0.0925 है ना। ओके, क्या इसका मोल फ्रैक्शन दिया है, तो मन पता चल जाएगा कैसे, 1 माइनस, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.60। यही है। एक बात जरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, वो ये है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट क्या है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन में सॉल्वेंट या सॉल्यूट ना दिया हो, उस केस में आप प्योर नॉट का प्रेशर देख लेंगे, जो प्योर प्रेशर है ना, उसी से काम चल जाएगा आपका। क्या लगता है, अब इसमें आप मुझे बताइए, बेंजीन और टॉलुइन में कौन मोर वोलेटाइल है, बेंजीन मोर वोलेटाइल है। कैसे पता चल गया, क्योंकि बेंजीन का प्रेशर दिया हुआ है। मोर वोलेटाइल को सॉल्यूट मान लोगे और लेस वोलेटाइल को सॉल्वेंट मान के चलोगे। क्या बात क्लियर हो गई। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट, और ये क्या हो गया सॉल्वेंट।
अब आपको पता चल गया सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हो, बी से या ए से? सॉल्यूट को किससे, बी से रिप्रेजेंट करते हो ना। तो ये हो गया एक्स बी नॉट, और यहाँ पे एक्स बी पता चल गया और पी बी नॉट पता चल गया। ये क्या हो गया, पी ए नॉट और एक्स ए पता चल गया। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पी टोटल पूछना चाह रहा है, यही ना बेटा। तो पी टोटल का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, पी ए नॉट प्लस एक्स बी, आगे क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब आप, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि आखिर ऐसा हमने क्यों किया, ये हमने क्यों माना। देखो यहाँ से पी बी नॉट है ना, वो ज़्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ओके गुड। अब पी टोटल की वैल्यू बताओ, पी ए नॉट की वैल्यू कितना दिया बेटा, साफ साफ आपके सामने 0.0925 प्लस एक्स बी की वैल्यू कितना दिया है 0.40, और मुझे बताइए पी बी नॉट की वैल्यू फिर से 0.256 माइनस 0.0925। ओके गुड। तो आप बताइए ये क्या सॉल्व हो गया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके मुझे बताओ। 0.0925 प्लस 0.40, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0. ठीक है, तो ये आंसर आ गया 0.1635। ओके, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, अब बताओ कितना आ रहा है। तो 0.0925 प्लस, फिर से बोलना बेटा 0.06540। अब एक बार फाइनली आंसर दे दो मुझे, 0.7465 पी टोटल, क्या सबका ये आ रहा है 0.7465, क्या सबका आंसर यही है बेटा, क्या आंसर है 0.1। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है फिर, तो इसका एडिशन है 0.1579। अच्छा, ये जो यूनिट है वो यूनिट क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया हुआ है बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बार। तो ये रहा आपका आंसर। ओके ठीक है, एक और बात, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में उसे चाहिए वाई ए, यानी कि कौन सा लॉ लगाएंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, हमें पता है कि पी ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी टोटल इंटू वाई ए, यही ना। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, अगर मुझे, या पी बी की वैल्यू जो होती है वो होती है पी टोटल इंटू वाई बी, तो अगर मुझे वाई बी मिल जाए तो काम हो जाएगा। कैसे हो, वाई बी इक्वल्स टू पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, और पी बी की वैल्यू हो गई पी बी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। बताओ पी बी नॉट की वैल्यू कितनी दी है 0.256 मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.40, पी टोटल की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 0.158 ले लेता हूँ, देखो 0.1579 को 0.158 ले लेता हूँ। अब वाई बी की जल्दी से मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आई 0.1024 डिवाइडेड बाई 0.158, यही ना। अब फाइनल ओवरऑल वैल्यू हमारे पास तो है, आप देख लो अपना। .648, वाई बी की वैल्यू क्या आ गई 0.648, तो वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस वाई बी, दैट मीन्स वाई ए की वैल्यू क्या आ गई फाइनली
1 माइनस 0.648, बताओ इसको तो कैलकुलेट कर लो। 0.352। अब देखना, ध्यान देना, अक्सर अगर आप बोर्ड में आप लिख रहे हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना तो आखिरी में आंसर लिखना। आंसर पहले वाले का क्या था, पी टोटल दिस इज इक्वल टू क्या है बेटा 0.158 बार। मैं पॉइंट के 3 डिजिट तक यहाँ भी लिख रहा हूँ, 3 डिजिट तक यहाँ भी लिख रहा हूँ। दूसरे में आपने कहा वाई ए की वैल्यू क्या है 0.352 बार और वाई बी की वैल्यू क्या है 0.648। फाइनली आप यहाँ पे दिखा देना, ए जो है वो सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट कौन है, टॉलुइन, और बी क्या है बेटा, बेंजीन। तो ये सारी बातें आपको कंफर्म करनी होगी, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें इस क्वेश्चन में जो दिया था वो था बेंजीन का पी नॉट और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ना दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ना दिया हो, बल्कि बेंजीन का क्या दिया हो, वेट। तो बेंजीन का वेट है, बेंजीन का मोलर मास से बेंजीन का मोल निकलेगा। सेम ऐसे टॉलुइन का वेट दे देगा, टॉलुइन का मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकलेगा, टॉलुइन के मोल्स निकलेंगे। अब आपको बेंजीन के मोल फ्रैक्शन और टॉलुइन के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग कर लोगे। फाइनली जब वाई ए वाई बी की वैल्यू निकालना होगा तो आप डाल्टन्स लॉ लगाओगे, ताकि आपको वेपर फेज में जो भी आपको कैलकुलेशन करना है आपसे हो जाए। इस तरीके से आज हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को अच्छे से सीखा और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ के बेस पर सॉल्यूशन को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, और फिर जाकर के हमारा ये पूरा वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।